हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सतह से फतह में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज हम किरण पब्लिकेशन का सेट 2 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, स्थापित किया गया था। तो वह बैंक स्थापित किया गया था 1911 में, और बैंक था कौन? सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या श्री हरमंदिर साहब की आधारशिला रखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गुरु अर्जुन देव। श्री गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। बात करें हम लोग सिख धर्म, तो सिख धर्म के संस्थापक जो है गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। बात करें हम गुरु नानक देव की, तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। गुरु नानकानंद साहिब तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1469 में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति, गुरु नानक देव को ज्ञान की प्राप्ति 1496 ईस्वी में हुआ था। बात करें कुल कितने गुरु थे, तो कुल 10 गुरु हुए। कुल 10 गुरु हुए। इससे गुरु से रिलेटेड सवाल पूछता है, गुरु अर्जुन देव से रिलेटेड सवाल हम देखते हैं। तो गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, जिसकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी दोस्तों? जहांगीर ने करवाई थी। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, जिसकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। जिसकी हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने करवा दी थी। तो ये था गुरु से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, देवी अम्मा निम्न में से किस नाटक या प्रदर्शनों की अधिशास्त्री देवी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवई। भवई जो है एक नृत्य है या नाटक है, जो किस राज्य का है? तो भवई हो जाएगा आप दोस्तों कर्नाटक। भवई कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक। बात करें हरिकथा नृत्य की, तो हरिकथा नृत्य जो है आंध्र प्रदेश। हरिकथा नृत्य किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश। बात करें हम तेयम या थेयम की, तो तेयम या थेयम जो है केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का है? केरल का। बात करें हम लोग माच, तो माच जो है राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन है? तो जो दमन गंगा है वो दादर और नगर हवेली से होकर के प्रवाहित होती है। बात करें हम लोग नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और नर्मदा नदी को गुजरात और मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लाइफ लाइन कहा जाता है। और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले क्रमशः मालपुर, सुजानगढ़, कचमान सिटी बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। बात करें हम लोग राजस्थान की, तो राजस्थान के वर्तमान में सीएम की बात करें, तो सीएम वर्तमान में कौन है? भजन लाल शर्मा। राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। बात करें हम लोग राजस्थान के राज्यपाल की, तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कालराज मिश्रा। कौन है? कालराज मिश्रा। राजस्थान में अभी कुल कितने जिले हैं? तो राजस्थान में 50 जिले हैं, और मालपुरा, सुजानगढ़ और कचमान सिटी बन जाएगा, तो इसके बाद राजस्थान में कुल जिले हो जाएंगे 53, लेकिन वर्तमान में 50 ही जिले हैं। बात करें हम लोग हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और इसके गवर्नर जनरल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और इसके गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। बात करें हम लोग पंजाब का, तो पंजाब के सीएम कौन है? पंजाब के सीएम भगवंत मान है। कौन है? भगवंत मान। और यहाँ के गवर्नर की बात करें, तो गवर्नर कौन है? बनवारी लाल। कौन है गवर्नर दोस्तों? बनवारी लाल। बात करें हरियाणा, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। और गवर्नर की बात करें, तो गवर्नर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, चेंजिंग इंडिया क्या है?
चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर मनमोहन सिंह थी। बात करें हम लोग शशि थरूर की, तो शशि थरूर के कुछ पुस्तक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पैक्स इंडिया पूछता है पैक्स इंडिया की पुस्तक की रचना किसने किया है? तो पैक्स इंडिया के लेखक कौन है? शशि थरूर है। इन्होंने ही लिखा है व्हाई आई एम हिंदू, व्हाई आई एम हिंदू, ये किसने लिखा है? तो ये शशि थरूर ने लिखा है। अगला प्रश्न है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। बात करें गुजरात राज्य में कुछ उद्यान है, जैसे हम जानते हैं गिर, क्या? गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर, क्या? नल सरोवर और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी कुछ उद्यान है, उसका भी नाम जानेंगे, जैसे क्या हो जाएगा? कान्हा किसली, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी एमपी में है। राजस्थान में रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है सन 1944 ईस्वी में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? वह उस मसौदे का नाम था बॉम्बे प्लान, जो 1944 ईस्वी में 15 उद्योगपतियों ने मिल करके दिया था। और यह किस लिए दिया था? भारत के आर्थिक विकास, भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यह दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खेल कॉनकैफे गोल्ड कप से संबंधित है? तो कॉनकैफे गोल्ड कप से संबंधित खेल है कौन सा? तो वह खेल है फुटबॉल। फुटबॉल के कुछ ट्रॉफी की हम बात करेंगे, तो ISL इंडियन सुपर लीग, क्या? इंडियन सुपर लीग किसे है? इंडियन सुपर लीग फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। मर्डेका कप किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। बात करें हम लोग वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बात करें हम लोग बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। बात करें बेसबॉल, तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ हम लोग एक कप देखेंगे जिसका नाम है नेहरू कप, क्या है? नेहरू कप। पूछता है नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू कप का संबंध बास्केटबॉल से है। नेहरू कप का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से है। लेकिन रहे नेहरू ट्रॉफी, क्या रहे दोस्तों? नेहरू ट्रॉफी, तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध है बोट रेसिंग से। किससे है? बोट रेसिंग से। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वह संस्कृत में संकलित की गई थी। किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में की गई थी। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने। किसने कहा था? विसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। बात करते हैं हम लोग पाली भाषा। पाली भाषा, तो गौतम बुद्ध ने जन साधारण की भाषा पाली भाषा में उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध के उपदेश किस में है? पाली भाषा में है। बात करें प्राकृति की, तो महावीर स्वामी जो है क्या है? जन साधारण की प्राकृतिक भाषा में। कौन? महावीर स्वामी किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा और जंगा पर्वत चोटियां निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे दिलवाड़ा और जरंग पर्वत चोटियां कहाँ है? राजस्थान में है। किस में है दोस्तों? राजस्थान। राजस्थान के कुछ इंपोर्टेंट देखते हैं, जैसे अरावली, क्या? अरावली पर्वत भी कहाँ है? राजस्थान में है। अरावली की सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितने हैं? 1722 मीटर है। मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सा पर्वत है? तो मध्य प्रदेश में सतपुरा पर्वत है। सतपुरा पर्वत कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है चंदावर की लड़ाई, क्या है? चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और डैश वंश के कन्नौज के जयचंद्र के बीच हुआ था। तो आप याद रखिएगा चंदावर की लड़ाई जो है मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। और जयचंद्र किस वंश से था? गढ़वाल वंश से था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र
प्रति वर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। लेकिन बात करें हम लोग वायुसेना दिवस किसका? वायुसेना दिवस मनाते हैं हम लोग, वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? वायुसेना दिवस मनाया जाता है। बात करें हम लोग 30 अक्टूबर की, सॉरी 30 जून की, तो 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उल्का पिंड दिवस। 30 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 30 जून इज इक्वल टू अंतर्राष्ट्रीय उल्का पिंड दिवस। बात करें हम लोग 23 दिसंबर, तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 23 दिसंबर इज इक्वल टू किसान दिवस। बात करें हम लोग 15 मार्च, तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इस तरह से क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो यहाँ बात करें हम लोग ओपेक की, तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। फिर से याद रखेंगे दोस्तों, ओपीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब विश्व भर में जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? पेट्रोल के जो निर्यातक देश है उसका एक क्या है? एक संगठन है जिसका सदस्य देश क्या है? केन्या ओपेक का सदस्य देश नहीं है। बात करें हम लोग ओपेक की, तो ओपेक का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्थापना कब किया गया था? स्थापना किया गया था 1960 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेड क्वार्टर है वियना में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वियना में। और ओपेक से ही रिलेटेड एक संस्था, एक इसी जैसा एक संस्था है एपेक। क्या है? एपेक। एपेक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रीज। क्या होता है दोस्तों? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्री। इसकी स्थापना, एपेक की स्थापना 1989 में हुआ था। एपेक की स्थापना 1989 में, जबकि ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न है, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन, तो वह कहलाता है आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, या उसी को हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला है, भद्रा वन जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो भद्रा को याद रखेंगे हम लोग तुंगभद्रा से। भद्रा को कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तुंगभद्रा से। तो तुंगभद्रा परियोजना या भद्रा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। बात करें पंजाब में, तो पंजाब में क्या है? अबोहर। क्या है? अबोहर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक, सॉरी पंजाब में है। बात करें हम लोग केरल का, तो केरल में कौन सा है? केरल में है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पराम्बिकुलम, क्या? पराम्बिकुलम, ये सब कहाँ है? केरल में। बिहार की बात करें, तो बिहार में कुछ झील को हम लोग देख लेते हैं। बिहार में कुछ झील है, जैसे उमियम, अनुपम झील, अनुपम झील हो गया, घोड़ा कटोरा झील हो गया, घोड़ा कटोरा झील, ये सब कहाँ है? बिहार में। और बिहार में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। कौन सा डे मनाया था? डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। बात करें मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया था। कहाँ किया था? ढाका में किया था। कहाँ किया था? ढाका में किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। बात करें हम लोग स्वराज पार्टी, तो स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, डैश ने भारत और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताज पैलेस होटल का निर्माण कराया था? कौन? जमशेदजी टाटा ने मुंबई में ताज होटल का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या नाम दिया? तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जो जारी लड़ाई है उसका नाम दिया था ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। कौन सा नाम दिया था? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड नाम दिया था। भारत, एक है ऑपरेशन अजय, इंडिया के तरफ से याद रखेंगे कौन? ऑपरेशन अजय।
ऑपरेशन अजय जो है क्या है, इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल में जो भारतीय फंस गए थे उसको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन अजय चलाया गया था। कौन सा चलाया गया था दोस्तों, ऑपरेशन अजय। इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन, ऑपरेशन अजय था। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था। तो 800 से जनसंख्या घनत्व अधिक कौन किसका किसका था, बिहार हो गया, बिहार हो गया, केरल हो गया, है ना, ये सब का जनसंख्या घनत्व क्या था, अधिक था। अगला प्रश्न है लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है। तो 250, कम से कम आप 250 रुपया जमा कर सकते। बात करें किसका, सुकन्या समृद्धि योजना, तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015 ईस्वी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया। तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ 1986 ईस्वी में किया गया था। 1986 ईस्वी में कुछ और सुधार किए गए थे, जैसे 1986 ईस्वी का ही क्या था, शिक्षा नीति। 1986 ईस्वी का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। बात करें हम लोग 1982 की, तो एक बैंक है एग्जिम बैंक। कौन सा बैंक है, एग्जिम बैंक, अर्थात आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ, 1982 में। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ, 1982 में। अगला प्रश्न है 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डैश ने किया था। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। बात करें बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, ध्वस्त करवाया था। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी 50 प्रांत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने प्रांत है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 प्रांत है। बात करें अलास्का की, तो अलास्का इसका 50वां प्रांत है और अलास्का को अमेरिका ने यूएसए से खरीदा है। अगला प्रश्न है भारत में चुनाव आयोग के संदर्भ में वीवीपैट का अभिप्राय क्या है। सबसे पहले हम लोग वीवीपैट का जानेंगे। वीवीपैट होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल। तो यहाँ टी से क्या है, ट्रेल है। याद रखेंगे वीवीपैट का शुरुआत 2014 के लोकसभा चुनाव में किया गया था और वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अगला प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा विनियमित होता है। तो सिडबी नियमित होता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा होता है मित्रों, आरबीआई के द्वारा। बात करें सिडबी का मुख्यालय, तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ। बात करें हम लोग आरबीआई, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। बात करें आईसीआईसीआई, तो आईसीआईसीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, चेन्नई में। आईसीआईसीआई का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। लेकिन है ना, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में। अगला प्रश्न है पत्तदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो पत्तदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, भारत के कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। पत्तदकल किस राज्य में मनाया जाता है, कर्नाटक। कर्नाटक के कुछ नृत्य को हम लोग जानेंगे। सबसे फेमस है क्या, यक्षगान। क्या है, यक्षगान किस राज्य का है, तो कहाँ का है, यहाँ का है, कर्नाटक का। मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी नृत्य कहाँ का है, यहाँ का। झारखंड की बात करें तो झारखंड के नृत्य होते हैं छऊ, सरहुल, जट, जटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया, सोहराय। झारखंड के कौन कौन से नृत्य है, छऊ, सरहुल, जट, जटिन, कर्मा, डागा, विदेशिया और सोहराय। असम की बात करें तो असम का क्या है, बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, नागा नृत्य। ये सब कहाँ के हैं, असम के हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है, भारत एक गणतंत्र है। भारत क्या है, गणतंत्र है। यहाँ हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। और प्रस्तावना में, भारत के प्रस्तावना में
कुल 3 तरह के न्याय की बात करी गई है। कुल 3 न्याय की बात करी गई है। वो कौन कौन से न्याय है वो भी देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। कितने न्याय की बात कही गई है? 3। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 5 तरह के कुल पांच तरह के स्वतंत्रता की बात कही गई। वो कौन कौन है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। ये टोटल कौन कौन हो जाएंगे? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 तरह की समानता की बात करी गई है। किसकी? 2 तरह की समानता। पहला है समानता प्रतिष्ठा। क्या है? प्रतिष्ठा। और दूसरा है अवसर। तो भारतीय संविधान में 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। 2 तरह की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर। अब यहाँ आता है प्रस्तावना में संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन। क्या? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पहला और एकमात्र संशोधन हुआ और उसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। उसका ट्रिक है SIS। एस से क्या हो जाएगा? सेकुलरिज्म। I से क्या हो जाएगा? इंटीग्रिटी। और दूसरा S से क्या हो जाएगा? सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट। क्या? सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलरिज्म, SIS भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कुमार गुप्त ने स्थापना किया था नालंदा विश्वविद्यालय को। किसका? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को है ना ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता था? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, IMF ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर। तो भारत की GDP वृद्धि दर IMF के द्वारा 6.3% का आकलन किया गया। बात करें हम लोग बैंक रेट, तो वर्तमान में बैंक रेट 6.50% है। बात करें रेपो रेट है 6.50 और रिवर्स रेपो की बात करें तो 3.50। रेपो रेट कितना है? 6.50 और रिवर्स रेपो की बात करें तो 3.50। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगी जिसकी नियुक्ति। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री, तो आर्टिकल 75 में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। महान्यायवादी, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में महान्यायवादी R वेंकट रमनी है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की उदाहरण है। तो खजुराहो मंदिर नागर शैली का है। किसका है? नागर शैली। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, जिसे किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल। यह बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के है ना अध्यक्ष भी थे। बात करें हम लोग सच्चर समिति की, तो राजिंदर सच्चर 2005 ईस्वी में, क्या 2005 ईस्वी में राजिंदर सच्चर जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में सच्चर समिति की गठन की गई थी। जब केंद्र में पहला UPA सरकार बना। क्या बना? पहला UPA सरकार, मतलब कांग्रेस समर्थित सरकार पहली बार जब 2004 में बना था, तो वही 2005 ईस्वी में सच्चर समिति किया गया था कि भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जानने के लिए सच्चर समिति का गठन किया गया था। और उस सच्चर समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजिंदर सच्चर थे।
बात करें हम लोग विंदेश्वरी पाठक की, तो हम लोग जानते हैं सुलभ इंटरनेशनल। क्या जानते हैं मित्रों? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? विंदेश्वरी पाठक। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? विंदेश्वरी पाठक। वो भी कहाँ है? बिहार के ही रहने वाले हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है DS कोठारी या दलित सिंह कोठारी। ये भी भारत के न्यायाधीश रहे हैं। इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था? 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया था। किसका किया गया था? कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। और यह कोठारी आयोग किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और इसी कोठारी समिति की अनुशंसा पर UPSC एग्जाम 2 लेवल का हो गया, PT और मेंस लेवल का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का नाम क्या है? अमेजन है। वर्षा वन का नाम क्या है? अमेजन है। बात करें हम लोग सहारा मरुस्थल की, तो सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। बात करें कांगो नदी की, तो कांगो नदी का दूसरा नाम जायरे है। क्या है दूसरा नाम? जायरे नदी है। और यही कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। सवाल पूछता है कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटता है? तो वह नदी हो जाएगी कांगो नदी। इसी तरह से एक नदी है लिम्पोपो नदी। क्या है दोस्तों? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो नदी। प्रेरीज की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरीज। सवाल पूछेगा प्रेरीज क्या है? तो उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो विशाल गिलहरी महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र दत्त था। कौन था? स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। सही है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र दत्त था। बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में 12 जनवरी को हुआ था। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को क्या हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ही वेलूर मठ की स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन में दिया हुआ है मूल शंकर। क्या दिया हुआ है? एक ऑप्शन मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। सरस्वती मूल शंकर। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है वर्धमान। तो महावीर जो थे जैन धर्म के, उनका बचपन का नाम वर्धमान ही था। अगला प्रश्न है, इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया ग्लोडीन को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संरक्षित वन है? तो भारत का पहला संरक्षित वन सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान MP है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? MP। बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। बात करें हम लोग जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर कहाँ है? गुजरात में। गिर कहाँ है दोस्तों? गिर गुजरात में। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की तरफ। भारत में हेमाटाइट एस का सबसे बड़ा भंडार, तो हेमाटाइट एस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ओडिशा में। हेमाटाइट क्या है? लोहा का एक अयस्क है। लोहा का अयस्क है। अगला प्रश्न है, अरमा अलारमेल वल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो अलारमेल वल्ली शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। और उस शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है दोस्तों? उस शास्त्रीय नृत्य का नाम है भारतनाट्यम। क्या है? भारतनाट्यम के कुछ नेत्री का हम लोग जानते हैं, जैसे सोनल मान सिंह हो गया, यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गई। ये सब किससे है? भारतनाट्यम से। मणिपुरी की बात करें तो झावेरी बहने। क्या? झावेरी बहने किससे है? मणिपुरी से। शास्त्रीय की बात करें तो शास्त्रीय असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम का है। किसका है दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम का। अगला है अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय डैश समानांतर पर्वतमालाएं हैं? तो 3 पर्वतमालाएं हैं। कौन कौन से? क्रमशः उत्तरी हिमालय, कौन सा? उत्तरी हो जाएगा, मध्य हो जाएगा और क्या है? दक्षिणी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुलकेशिन प्रथम भारत के डैश वंश के संस्थापक थे? तो पुलकेशिन प्रथम जो थे वह चालुक्य वंश के संस्थापक थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और चोल वंश को नौसैनिक शक्ति और स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन। और इसी अधिवेशन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट हो गया। क्यों? क्योंकि जो नरम दल के लोग थे वह क्या चाहते थे? क्रमिक और प्रेरक उदारवादी सोच रखते थे, जबकि जो गर्म दल के नेता थे क्रमशः लाल बाल पाल, उनका सोच था सीधा सीधा हमें स्वशासन मिलना चाहिए। तो यही स्वदेशी आंदोलन के जो चलाए जाने का तरीका था, उसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार फूट हुआ था 1907 ईस्वी में, जिसमें सूरत अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है इसरो ने आदित्य L1 का प्रक्षेप वक्र सुधार कौशल की यह किसके अध्ययन करने वाली पहली भारतीय है? तो आदित्य L1 मिशन जो है सूर्य का है, जो भारत की तरफ से दिया गया है। अभी आदित्य L1 मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो निगार शाह जी को बनाया गया। अगला प्रश्न है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या कहलाती है? तो जीवित शिशुओं की संख्या कहलाती है जन्म दर। क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था। तो अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर, जिसे रंगून में अंग्रेजों के द्वारा कैद कर दिया था। कहाँ किया गया था? रंगून में। 1857 की क्रांति से संबंधित पूछता है कि वह उर्दू कवि या शायर जिसने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा, तो वो हो जाएंगे गालिब। कौन हो जाएंगे? मिर्जा गालिब पहले उर्दू कवि या शायर है जिसने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा है। अगला प्रश्न है नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखित था, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें एक नहीं था? तो वो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑप्शन सी भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी? ऐसा नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है मंगल पांडे को बैरकपुर में डैश को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी? तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारियों को क्या किए थे? इन्होंने हमला कर दिए थे, जिसके कारण लास्ट में चल करके इनको फांसी की सजा हो गई थी। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? सुकन्या समृद्धि है। क्या है? सुकन्या समृद्धि है। अगला प्रश्न है अब हम लोग साइंस के डिस्कशन पे आते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा, है ना। हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है भाप आसवन की तकनीकी का प्रयोग करके किस प्रकार के पदार्थ को अलग किया? सीधा है भाप आसवन है ना। तो भाप आसवन के द्वारा भाप वाष्पशील, जो वाष्पशील पदार्थ है उसका शुद्धिकरण किया था। यहाँ बात करते हैं रंगीन पदार्थ, तो रंगीन पदार्थ को क्रोमेटोग्राफी तकनीक से रंगीन पदार्थों को हम लोग शुद्ध करते हैं। बात करें पेट्रोलियम, तो जितने भी पेट्रोलियम है सबको पेट्रोलियम पदार्थों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अर्थात प्रभावजी आसवन के द्वारा अलग करते हैं। अगला प्रश्न है उस अम्ल की पहचान करें। क्या है? उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। तो वह अम्ल क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है HCl। नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। एसिटिक अम्ल की बात करें तो CH3COOH। जब हम एसिटिक एसिड को है ना क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को जब सोडियम एसीटेट को जब सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन गैस प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है DDT हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह मधुमक्खी जैसे लाभकारी कीटों को मार सकता है। बात करें DDT की तो बात करें हम लोग DDT तो DDT का खोज किया था डॉक्टर डॉक्टर पाल मूलर। DDT का खोज किसने किया, DDT का खोज किया था पाल मूलर ने। बात करें हम लोग DDT की, DDT का फुल फॉर्म क्या होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या होता है DDT का फुल फॉर्म डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसका खोज किसने किया था डॉक्टर पाल मूलर ने, और यह एक क्या है पीरकनाशी है। अगला प्रश्न है कौन सा एक कोशिकीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिगृहित कर अवशोषित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। अगला प्रश्न है सापेक्ष घनत्व के बराबर होते हैं। सापेक्ष घनत्व जो है किसी पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व के रिस्पेक्ट में जब हम व्यक्त करते हैं तो वह उसका सापेक्ष घनत्व, अर्थात सापेक्ष घनत्व बराबर क्या होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। यह क्या है यूनिट लेस है, क्या है यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। क्यों, क्योंकि यह अनुपात है। क्यों, क्योंकि पदार्थ का घनत्व का जो यूनिट होगा वह भी पानी के घनत्व का यूनिट होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस दोनों है। अगला प्रश्न है सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र, तो हम सभी जानते हैं सोडियम सल्फेट का हो जाएगा Na2SO4। क्यों, क्योंकि सोडियम क्या है एक होता है इसका संयोजकता, और SO4 सल्फर की बात करें तो 2 होता है, तो इसका 2 इस पर इसका वो 1 पे, तो क्या हो जाएगा Na2SO4। क्या Na2SO4। अगला प्रश्न है डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है, तो सरसों जो होता है उभयलिंगी पुष्प होता है। अगला प्रश्न है सहसंयोजी बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि सहसंयोजिक बल जो संयोजिक बंध होते हैं ना उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो होते हैं बहुत ही कमजोर होते हैं, इसीलिए सहसंयोजी बॉन्ड जो होते हैं उसके अणुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं बहुत निम्न होते हैं। अगला प्रश्न है अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर पर सेकेंड समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है, कार प्रति गति कर। देखिए क्या कह रहा है अंतिम भाग से चलना शुरू करते अर्थात u अंतिम भाग से चलना शुरू करते एक फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस 80, तो इससे जब आप निकालेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पे ले जाते हैं, तो जब किसी भी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पे जब आप ले जाएंगे तो इसका क्या होगा, तो विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पे ले जाने पर इसके भार में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भार में वृद्धि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जी का मान क्या होगा बढ़ेगा, तो भार में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भार W बराबर क्या होता है m इंटू जी, मास इंटू है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन होता है, तो मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है 1200 से 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है 1 न्यूटन, तो हम जानते हैं बल फोर्स का ही फोर्स और क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए क्या होता है केजी और एक्सेलरेशन के लिए होता है क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, देखिए तो जमीन के ऊपर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा, इसके गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जमीन पर उस बिंदु पर उठाने में क्या हो जाएगा, इस गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में लगा हुआ ऊर्जा उसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर। अगला प्रश्न है पांचवें आवर्त में अधिक धात्विक तत्व है, तो पांचवें आवर्त में जब आप देखेंगे तो अधिक धात्विक तत्व क्या हो जाएगा रूबिडियम है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 37 होता है। अगला प्रश्न है C6H14 में कितने समायवी होते हैं, तो यह एल्केन का है, क्या है एल्केन का है। तो एल्केन परमाणु का जब क्या निकालना हो समायावी, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक सूत्र होता है 2 पे पावर n -4 + 1। n जहाँ क्या है n कार्बन की संख्या है, तो n के जगह पे जब आप 6 रखेंगे क्या रखेंगे
6 रखेंगे तो 4 घटाएंगे 2, तो 2 पे पावर 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5। तो C6H6 में समयावधि की संख्या कितने हो जाएंगे? 5। ट्रिक याद रखेंगे, 2 टू दी पावर n माइनस 4 और प्लस 1। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? 2 टू दी पावर n माइनस 1 और प्लस में 4। बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला प्रश्न है PbCuCl2 साइन ऑफ गिव्स PbCl2 प्लस U। यहाँ देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापन। और विस्थापन अभिक्रिया एक होता है जब एक अणु या परमाणु का विस्थापन होता है, तो एक जब दो का हो रहा होता है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में से कौन क्षारीय धातु के समूह है? तो क्षारीय धातु के समूह कौन हो जाएंगे? जो पांचवें तो है 37, 19, 3 और 55, ये क्षारीय। अगला प्रश्न है, एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या में संबंध है। सीधा सीधा याद रखिए, R बराबर क्या होता है? 2f। R बराबर क्या होता है? 2f, अर्थात फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयोजी उत्तक है? तो हम जानते हैं संयोजी उत्तक क्या है? हड्डी हो गया, रक्त हो गया, है ना, उपास्थि है, ये सब क्या है? संयोजी उत्तक, अर्थात कनेक्टिंग टिश्यू। क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू। और उत्तकों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। उत्तकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी और उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व? तो जब मेंडलीव आवर्त सारणी का आप कीजिएगा तो यहाँ जो G है गैलियम, उस समय तक इसका खोज नहीं हुआ था, उसके लिए स्थान छोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यांत हम जानते हैं कार्बन के लिए कितना होता है? तो कार्बन और इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 28 होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट रहता है, तो जो CO है तो C क्या रहता है? कैपिटल है, और O क्या रहता है? स्मॉल रहता है। अगला प्रश्न है, वायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या बोलते हैं? उस उभार को राइजोजोड बोलते हैं। अगला प्रश्न है, NO2 का ध्रुव फ्यूम में रंग होते हैं, तो NO2 का जो ध्रुव फ्यूम होता है वह हल्के भूरे रंग का होता है। किस कलर का होता है? हल्के भूरे रंग का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे नरम है? तो इसमें से जो टैल्क होता है वह क्या है? बहुत ही नरम होता है। अगला प्रश्न है, वाष्प मूत्रवाहिनी नामक एक सामान्य वार्ग बनाने के लिए डैश से आने वाली एक ट्यूब के साथ जुड़ा होता है। तो मूत्रवाहिनी का जो जुड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूत्राशय से। किससे? मूत्राशय से। ये जो क्या है? टेस्टिस है, इससे एक ट्यूब, दो टेस्टिस से एक ट्यूब होता है, यहाँ पे क्या है? मूत्राशय है, इससे मूत्रमाश। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा, है ना। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।